नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं निशांत भार्गव, थर्ड जनरेशन नेटवर्क मार्केटर, आप सबका इस ब्रांड न्यू वेनेसडे की WWW ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। वेल्थ, वेलनेस एंड वाव लुक के बारे में इस डे पे बात होती है और आज भी इसी पैटर्न पे चलते हुए ये वेलनेस और वाव लुक के जो प्रोडक्ट्स हैं, की जो चीजें हैं, उनको कैसे किसी तक पहुंचाया जाए और उसके प्रोसेस में कैसे वेल्थ क्रिएट करी जाए, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक एक बहुत साइंटिफिक तरीका है किसी कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 12 अलग अलग कैटेगरीज हैं, 700 से ज्यादा SKU हैं, और उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाना किसी यूजर के हाथ में एक बहुत बड़ा पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। और दूसरा पार्ट जो है वो है कि हम हमारे वर्ड ऑफ माउथ से किसी और को उन प्रोडक्ट्स के बारे में बता के लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करके अर्न कर पाते हैं। तो एक बहुत साइंटिफिक तरीका प्रोडक्ट पहुंचाने का और एक बहुत ब्रिलियंट तरीका अनलिमिटेड इनकम क्रिएट करने का, इन दोनों चीजों की वजह से बनती है नेटवर्क मार्केटिंग। और फ्रेंड्स, आज वो जो साइंटिफिक तरीका है ना प्रोडक्ट्स पहुंचाने का, उसके बारे में बात करेंगे। 90% मोदी केयरियंस के हाथ में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स किस चीज के द्वारा पहुंचते हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे। और कैसे उसके थ्रू आप एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो सिर्फ उसी चीज पे कंसंट्रेट करके, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बारे में, DPs के बारे में, जहां से कोई भी व्यक्ति जाके, मोदी केयर का कंसल्टेंट जाके प्रोडक्ट खरीद सकता है, एक पॉइंट ऑफ सेल बन जाता है। और अगर उसको ढंग से रन करा जाए, उसके साथ चीजें जो है अपने बिजनेस को ड्राइव करा जाए, अच्छी सर्विस दी जाए, तो पॉइंट ऑफ सक्सेस भी जो है वो बन पाता है। बहुत सारे लोगों की सफलता के पीछे ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स। जब मेरे पेरेंट्स ने बिजनेस चालू करा, तब ज्यादातर मोदी केयर जो है 24 साल पहले नॉर्थ इंडिया में ही होता था। वो मुंबई गए, चेन्नई गए, विशाखापट्टनम गए, बैंगलोर गए, और उन्होंने खुद वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स खोले। तो आज मोदी केयर के टॉप अर्नर हैं, इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड नेटवर्क मार्केटर हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनका विश्वास था अगर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, अगर टीम के पास जगह होगी, टीम को सर्विस देने के लिए कुछ होगा, तो बिजनेस जो है वो बड़ा से बड़ा होते रहेगा। तो आइए चलिए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स की, और इसकी बात करने के लिए आज एक बहुत स्पेशल लोग जो है वो आए हैं। दोस्तों, ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते थे। कितनी पॉश चीज है, कितनी हाई चीज है खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी चलाना। बट क्योंकि उनको पैसिव इनकम चाहिए थी, भले ही कंपनी बड़ी थी, अच्छे खासे एम्प्लॉयज थे, अच्छा बिजनेस चल रहा था, बट क्योंकि पैसिव इनकम चाहिए थी, 4.5 साल पहले इस बिजनेस में आए, और वो आज की तारीख में वो पैसिव इनकम भी क्रिएट कर चुके हैं। 6-7 लाख के करीब उनका मंथली चेक हो चुका है, फॉरेन ट्रिप्स हुआ है, और अपने सारे सपने इसके साथ पूरे करते आ रहे हैं। और आज हमारे को DPs के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके अंदर टेक्निकल बातें हैं, ये दोनों उनसे जानने का मौका मिलेगा। तो जोरदार तालियों के साथ फ्रेंड्स मेरी मदद करिए इनवाइट करने के लिए ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिसेस अवनी एंड मिस्टर जितेंद्र परमार जी को। जितेंद्र सर, आपका स्वागत है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी की हेल्दी और वेल्दी की मैं कामना करता हूं ईश्वर से। और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं सुरेखा मैम और उनकी सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ फ्रेंड्स। मेरा नाम जितेंद्र परमार है और मेरी वाइफ अवनी परमार। हम लोग ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर से अहमदाबाद गुजरात से हैं फ्रेंड्स। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मेरे मनपसंद सब्जेक्ट पे मुझे बोलने का मौका दिया गया है फ्रेंड्स। और मैं ये मानता हूं कि अगर इस बिजनेस में सक्सेस आपको चाहिए और काफी स्पीड में सक्सेस चाहिए, तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि आपको वो एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल डेवलप करनी पड़ेगी, जिस चैनल के थ्रू आप इस बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं फ्रेंड्स। 15 सितंबर 2016 को मेरा ज्वाइनिंग है इस मोदी केयर बिजनेस में, और हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया जैसा सर ने बताया, वैसे पैसिव इनकम के लिए हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। जब हमने अहमदाबाद में इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो माहौल ये था फ्रेंड्स कि पूरे अहमदाबाद में सिर्फ 2 DP थी,
राइट। 2 डीपी थी और 2 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट थे, और उन पॉइंट से सामान लेके जाने का, फिर कंसल्टेंट को देने का। और अवनी मैडम, मैं थोड़ा अपने काम में ज्यादा बिजी था, तो अवनी मैडम थोड़ा फ्री थे, वो अपने बच्चों को संभाल रहे थे, तो उन्होंने इस बिजनेस को मेरे कहने पे चूज किया। तो वो सामान लेके जाती थी और वो कंसल्टेंट को देती थी, और वो काफी परेशानी वाला माहौल है। हम सभी लोग जितने भी यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं, वो सभी लोग इस माहौल से गुजरे होंगे, राइट। क्योंकि आपको कंसल्टेंट को प्रोडक्ट देनी पड़ती है, फिर कंसल्टेंट बोले नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, आप वापस चेंज करके, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं आपको। और कभी कभी आप एक मायूसी की दौर पे चले जाते हैं कि यार क्या ये नहीं, यार ऐसा थोड़ी करने होता है, राइट। और जो जो डायमंड होते हैं वो टिके रहते हैं, और जो डायमंड नहीं होते हैं वो इसको एक प्रॉब्लम समझ के छोड़ देते हैं इस बिजनेस को, राइट। और देखो चैलेंजेस तो लाइफ में आते ही रहते हैं। हमने जब ये देखा कि हमारा बिजनेस बिल्ड नहीं हो पा रहा, इन द सेंस कि जो जिस गति से जाना चाहिए उस गति से नहीं जा रहा है, तो हमने सोचा कि इसका रीजन क्या है, बिहाइंड द रीजन फाइंड करो। आपको देखो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता ही है, बट हम प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं, सॉल्यूशन पे कम फोकस करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है। आज समझो कि कोई टूथपेस्ट और साबुन लेने जाएगा, तो वो 10-15 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा, वो ढूंढेगा कि मेरे घर से 1 या 2 किलोमीटर एरिया में कुछ मिल रहा है तो मैं ले लूंगा, राइट, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे सपने हैं, बट उसके कहाँ सपने हैं, वो तो अभी बेचारा नया नया आया, उसके पास तो पता ही नहीं है कि सपने क्या होते हैं। तो जब हमने फाइंड किया कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन हमें मिला कि भाई हमें डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ओपन करवाना चाहिए। और फिर फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको कि हमने हर एक एरिया में, जिस जिस एरिया में हमने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, उस इस एरिया में हमने अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ओपन करवाया। और जैसे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ओपन करवाते गए, इसी तरह हमारा नेटवर्क फटाफट बिल्ड होने लगा। हमें हमारा जो टर्नओवर है वो काफी स्पीड में बिल्ड होने लगा। हमारा पहला जो चेक था इस बिजनेस से, वो 582 रुपीज का था। और मैं बताऊं कि राइट 2 साल बाद इस बिजनेस से हमने 3,02,000 रुपया कमाए, और वो भी बिकॉज ऑफ डीपी नेटवर्क। हमने पूरा डीपी नेटवर्क खड़ा किया था। और फ्रेंड मैं बताऊं, ये हमने पूरा प्रोफेशनली तरीके से किया था। ऐसा नहीं था कि भाई चलो डीपी खुलवा दिया, जहां भी वो वहां डीपी खुलवा दिया, वो तरीका नहीं था हमारा। हमने इस बिजनेस को बहुत गहराई से समझा और सोचा कि नहीं यार, इसको ओपन भी करवाना है तो सिस्टमेटिक तरीके से करवाना है, जैसे इस बिजनेस पे जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा ना फैले, और हम लोग जो करना चाहते हैं, हम जो टारगेट लेके बैठे उस टारगेट को हम अचीव कर पाए, राइट। सो फ्रेंड्स हमने स्टेप बाय स्टेप डीपी ओपन करवाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे 4 डीपी ओनर है, और वो चारों डीपी ओनर आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे है, राइट। तो ये देखिए, डीपी ओपन करवाने से वो चारों लोग क्राउन डायमंड डायरेक्टर बने, और मेरे टीम के डायमंड्स कहे जाते हैं वो चारों लोग। वो चारों के 4 डीपी ओनर के पास अपना खुद का डीपी है, राइट। और दूसरी एक बात बता दूं फ्रेंड्स के, कभी लोग एक और तरीके से भी देखते हैं कि आपने बहुत सारी डीपी खुलवा दिया इसलिए आप सक्सेस हो गए, राइट। मतलब कि कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं कि भाई आपने, हो सकता है आपने फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनवा दिया या कुछ भी बनवा दिया, और ऐसा करके आपने नेटवर्क को बिल्ड किया होगा। नहीं फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मैंने एक भी डीपी, मेरे अंडर में अभी 45 प्लस डीपी है, मेरे अंडर में 45 प्लस डीपी है, और ये 45 प्लस डीपी से एक भी डीपी मेरा फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर नहीं है। वो लोग नॉर्मली जिस तरह हम सिस्टम से जाते थे, जैसे जैसे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसी तरह हम आगे बढ़े, और हमने इस प्रोसेस को आगे बिल्ड किया, और आज हम सक्सेस है, राइट। फ्रेंड्स मैं अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बताना चाहूंगा। सर जी मुझे परमिशन है प्रेजेंटेशन की? ओके डन। यस फ्रेंड्स, मैं आपको प्रेजेंटेशन बताना चाहूंगा कि हमने ये काम कैसे किया। मैं आपको आज बिलिंग बताना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बिलिंग आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करना, अथवा आपके एएसएम से कांटेक्ट करना, वो आपको हेल्प करेंगे। बिलिंग कैसे करते हैं, सिस्टम क्या है, वो सब समझाएंगे। मैं आपको वो मेंटालिटी समझाने जा रहा हूँ कि किस बिजनेस मेंटालिटी से और क्या फोकस करके हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, और किस तरह डीपी को मैनेज करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी डीपी ओनर बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि आपको डीपी कैसे मैनेज करना है, राइट। और मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर चिराग सोलंकी है, जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, और उनके पास 3 साल का इसका एक्सपीरियंस है डीपी का। वो भी मेरे साथ कनेक्ट होंगे, और वो भी हमें बताएंगे, उनका भी प्रेजेंटेशन है, वो भी बताएंगे कि किस तरह उन्होंने डीपी को मैनेज किया और सक्सेसफुली रन किया। और मैं बताऊं कि उन्होंने डीपी के थ्रू 65,000 का भी चेक कमाया हुआ है। सिर्फ डीपी की इनकम 65,000 रुपीज उन्होंने कमाई हुई है। वो सिस्टमेटिक उन्होंने बिल्ड किया उस डीपी को, इसीलिए वो कमा पाए। फ्रेंड्स मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा, और आपको समझाऊंगा कि क्या जानना जरूरी है और कैसे आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। ओके राइट। सो फ्रेंड्स वेलकम ऑल लीडर्स। मेरा प्रेजेंटेशन के नीचे आप देख पाएंगे आजादी कॉल सेंटर नंबर मैंने लिखे हैं 180030012999।
और मोदी केयर सपोर्ट का ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, support-modicare@modi-ent.com। फ्रेंड्स, ये नंबर मैंने क्यों लिखे हैं, मैं पहले ही बता दूं, नंबर इसलिए मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो आपकी जानकारी के लिए, आपको सबको पता भी होगा, बट मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि डीपी ओनर्स कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले अपनी अपलाइन को कॉल करता है, राइट। बट मैं पहले ही बता देता हूँ, जितने भी यहाँ डीपी ओनर्स बैठे उनको बता देता हूँ कि प्लीज आप अपने अपलाइन को कॉल मत कीजिए। सबसे पहला आपका कॉल या तो सपोर्ट सेंटर में जाना चाहिए, या तो जो ईमेल आईडी दिया है वहां पे ईमेल आपको करना है। आपको इंग्लिश आता है नहीं आता, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट आप एटलीस्ट सिस्टम को इन्फॉर्म कीजिए आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, राइट। ओके, डीपी कैसे ओपन की जाती है, डीपी ओपनिंग क्राइटेरिया क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि जरूरी है। पहले सबसे पहला क्राइटेरिया ये है फ्रेंड्स कि आपके ऑल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने चाहिए, आपका पैन कार्ड और आपका एनईएफटी भी अप्रूव होना चाहिए। ये पहला, सबसे पहला क्राइटेरिया ये है। कई बार ऐसा होता है कि आप डीपी ओपन जब करने जाते हैं, क्लाइंट जो कंसल्टेंट है वो बहुत ही उत्साही है, बट पता चलता है कि पैन कार्ड अप्रूव नहीं है, और पैन कार्ड अप्रूव नहीं है तो उसमें काफी 2-3 दिन लग सकते हैं अप्रूवल में। तो उसके कारण ये होता है कि एक नेगेटिविटी आ जाती है कंसल्टेंट में कि अभी मुझे पैसे लेके तैयार हूँ और आपका काम ये नहीं हुआ। तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड और एनईएफटी, ये 3 चीजें अप्रूव है कि नहीं है, वो चेक करना है। दूसरा, मिनिमम 13% लेवल रिक्वायर्ड, आपका 13% का लेवल होना चाहिए। जो भी कंसल्टेंट को आप कांटेक्ट करते हैं उसका 13% लेवल रिक्वायर्ड है। मतलब कि 30% लेवल, मतलब ऊपर ऐसे ऐसे बोल दूं तो 75,000 रुपीज की प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, या उसने नेटवर्क ने मिल के इतनी प्रोडक्ट सेल की हो या यूज की हो, वो ज्यादा जरूरी है। आप चाहे तो एक दिन में भी 13% का लेवल अचीव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे इस लेवल को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करना जरूरी है। तो मिनिमम 13% का लेवल रिक्वायरमेंट है। 25,000 रुपए डिपोजिट जो आप पे करते हैं वो 100% रिफंडेबल है। मैं बोलता हूँ कि डीपी ओपन करना वो बोलते हैं ना कि 100% सिक्योर बिजनेस है, मैं ऐसा बोलता हूँ। और जिस प्राइस में हम डीपी ओपन कर रहे हैं वो प्राइस बहुत ही स्मॉल प्राइस है। 25,000 रुपए डिपोजिट में 100% रिफंडेबल होता है। जब भी आप डीपी क्लोज करते हैं आपको ये पैसा रिफंड मिल जाता है। और उसके अलावा 1,75,000 1,75,000 रुपीज का जीरो बीबी प्रोडक्ट आपको सेल्फ स्टॉक में लेना पड़ता है। मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि ये जीरो बीबी प्रोडक्ट्स है, जीरो बीबी प्रोडक्ट्स है, उसके आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता, बिकॉज ये जीरो बीबी है, सबको पता होगा इसके बारे में। तो आपको सेल्फ स्टॉक में ये जीरो बीबी प्रोडक्ट लेना जरूरी है, राइट। 1,75,000। ये भी बता दूं कि इसमें आप जो चाहे प्रोडक्ट ले सकते हैं, उससे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो सारी प्रोडक्ट आप खुद चूज करके प्रोडक्ट ले सकते हैं, राइट। ये है कंडीशंस यहाँ पे। इसके अलावा व्हाई शुड वी ओपन डीपी इन आवर ग्रुप, आपको अपने ग्रुप में क्यों डीपी ओपन करवाना चाहिए, राइट। तो मैं बता दूं आपको कि ये डीपी ओपन क्यों करवाना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आपको अगर नया एरिया एक्सप्लोर करना है और नए एरिया में जाके आपको टीम बिल्डिंग करना है, तो फ्रेंड्स आपको 100% डीपी ओपन करवाना चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि मेरे घर से हमारा जो नेटवर्क बिल्ड हुआ था वो 22 किलोमीटर दूर हुआ था, और वहां पे कोई डीपी नहीं था, और हमें नेटवर्क वहां बिल्ड हो रहा था, बट डीपी ना होने के कारण हमारी स्पीड बहुत स्लो हो रही थी। तो उस टाइम पे हमने उस एरिया में जाके अपने डीपी ओपन करवाया, तो वहां पे हमारा बिजनेस और हमारे नेटवर्किंग बहुत फास्ट जनरेट हुआ, और हमें बहुत अच्छा बेनिफिट वहां से मिला। वहां से भी जो डीपी ओनर है वो भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है हमारा। तो न्यू एरिया एक्सप्लोर एंड टीम बिल्डिंग के लिए आपको डीपी ओपन करवाना चाहिए। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इजी करनी है तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि आप समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं ना, हम प्रोडक्ट दे ही रहे हैं ना। और कई बार ऐसा भी होता है, मैं बताऊं कि मानो कि आपका कोई डीपी ओनर आपके रिलेटिव्स है कहीं कोई एरिया में, तो आप क्या सोचते हैं, मेरा एरिया वाला कमाएगा तो मैं प्रोडक्ट लेके जाऊंगा, और मेरे जो दूसरे एरिया में जहाँ है वहां पे मैं इसको दूंगा तो मेरे एरिया वाला जो बंदा है उसको ज्यादा इनकम होगी। ऐसे ही आप एक सोच बनी होती है, आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट ये प्रोसेस आपके नेटवर्क बिल्डिंग को बहुत ही इफेक्ट करती है। फ्रेंड्स आप समझिए, जितना टाइम आप प्रोडक्ट उठा के दूसरों को देने में टाइम बिगाड़ेंगे, उतने में आप 5 लोगों को मिलके अपना नेटवर्क बिल्ड करके उनको एक नया डीपी ओपन करवाने के लिए ट्राई करेंगे। तो आपको इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स करने के लिए भी उस एरिया में डीपी ओपन करना, आपके ग्रुप में डीपी ओपन करवाना चाहिए, जो एरिया है वहां पे डीपी ओपन करवाना चाहिए। क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग लेग ऑफ योर नेटवर्क, फ्रेंड्स आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग डेवलप करना है, तो आपके नेटवर्क में जितने भी लेग है उन सभी लेग में डीपी होना जरूरी है। मैं बताऊं दूं कि मेरे जितने भी फ्रंट लेग है उन सबके पास डीपी है, उनके भी डाउन में जो फ्रंट लेग है वहां पे भी डीपी है। तो इससे ये होता है कि हमारा जो ये जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है फ्रेंड्स वो तो काम करने ही वाले हैं। कुछ नहीं करेंगे तो 2-3 लोगों से मिलाएंगे तो जरूर 110%। वो हमने देखा, हमारे एक्सपीरियंस से हमने देखा हुआ है
कि जब वो इन्वेस्टमेंट करता है, एक्चुअली जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है ना, वही सही में बिजनेस करता है, ऐसा मैं मानता हूँ, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, राइट। तो आपको अगर स्ट्रॉन्ग लेग बनाना है, तो जो भी ग्रुप है आपका, जो भी लेग है आपके, उस लेग के अंदर उस एरिया वाइज डीपी होने चाहिए फ्रेंड्स। मैं बता दूं आपके उस एरिया वाइज आपके डीपी होने चाहिए। और इसका कुछ क्राइटेरिया है, जो मेट्रो सिटी है वहां पे 3 किलोमीटर का क्राइटेरिया है, और जो 1 किलोमीटर का क्राइटेरिया है, और जो गांव विलेज ऐसे एरिया है वहां पे इसका क्राइटेरिया कुछ 3 किलोमीटर का है। वो आप अपने एएसएम से पूछ लेना, एरिया सेल्स मैनेजर से पूछ लेना, वो आपको ज्यादा गाइडलाइन दे देंगे कि इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। बट आपके जितने भी लेग है, उस लेग के हिसाब से हर एक एरिया में डीपी होना जरूरी है फ्रेंड्स, ये ध्यान में आपको रखना है। सक्सेस फॉर्मूला, एवरी लेग एटलीस्ट 1 डीपी। सक्सेस फॉर्मूला यही है फ्रेंड्स कि आपके हर एक लेग में 1 डीपी होना चाहिए। आपके हर एक लेग में 1 डीपी होना चाहिए। आपकी डाउन लाइन जो भी है बन रही है, उनके लेग में भी 1 डीपी होना चाहिए। कोई भी एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए जहां डीपी ना हो। फ्रेंड्स मैं बताऊं, आज अहमदाबाद एरिया में मैं रहता हूं, और अहमदाबाद एरिया में मेरे ग्रुप की सबसे ज्यादा डीपी है। मैंने एक भी एरिया अहमदाबाद का छोड़ा नहीं है कि जहां हमारा डीपी ना हो, राइट। हमने अपने हर एक एरिया में डीपी ओपन करवाया, क्योंकि हमें पता चल गया था कि जो भी बंदा है वो प्रोडक्ट से शुरुआत प्रोडक्ट से करता है, फिर उसके पास ड्रीम बीम सब कुछ आता है। जब प्रोडक्ट उसको नहीं मिलेगी तो उसके ड्रीम बीम कुछ काम में नहीं आएगा। पहले उसको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट यूज करता है, उसके बाद उसको ट्रस्ट बढ़ता है, और ट्रस्ट बढ़ने के बाद ही वो अपना नेटवर्क बिल्ड करने में आगे बढ़ता है। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने डीपी ओपन करवाया तो ही उसको प्रोडक्ट मिल पाएगी, अदरवाइज उसको प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगी। तो वो बंदा, आप बहुत मेहनत करेंगे तो भी वो पॉजिटिविटी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। और आपको मैं बताऊं कि कई बार हम एज ए अपलाइन हम ऐसा करते हैं कि भाई हम लोग प्रोडक्ट उनको घर में दे देते हैं कि भाई आप रखो, आप काम करो, ये वो सब कुछ करते हैं, बट फिर भी कई बार हम लोग उतने सक्सेस नहीं हो पाते जितना हमें सक्सेस होना चाहिए। तो आपको उस तरह से ये ढूंढना चाहिए कि आपके लिए कौन से लेग में कौन बंदा है जो डीपी के लायक है, उसको डीपी ओपन करवाना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। ओके, अब डीपी ओपन कौन कर सकता है, कौन डीपी ओपन करेगा फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, डीपी कोई भी ओपन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि डीपी कौन कोई ओपन कर सकता है। सारे लोग, जो भी लोग है, सभी लोग डीपी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से मैंने आगे बता दिया, डीपी कोई भी ओपन कर सकता है। बट किसको करवाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम यहीं पे मार खा जाते हैं। मैंने देखा हुआ है फ्रेंड्स के कई लोग बंदे को ज्वाइन करते हैं, फिर उसको बोलते हैं डीपी ओपन कर लो, वो बोले ठीक है चलो डीपी ओपन कर देते हैं, बहुत इनकम होगी, ये होगा वो होगा, सब बता देता है, और वो डीपी ओपन कर देता है। और फिर उसको पता चलता है कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था, राइट। क्योंकि कई कैरेक्टरिस्ट होते हैं डीपी के, जो ऑनर है उसमें चंद क्वालिटीज होनी चाहिए, और अगर वो क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, तो वो बाद में डीपी ओपन करने के बाद वो पछताता है। तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो जो भी डीपी ओनर है उसमें बिजनेस मेंटालिटी होनी चाहिए, और सर्विस ओरिएंटेड बंदा होना चाहिए। इन द सेंस, ये बिजनेस मेंटालिटी मतलब क्या, बिजनेस मेंटालिटी मतलब उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरे वहां जो भी कस्टमर आया वो वापस नहीं जाना चाहिए, मेरे पास इतनी प्रोडक्ट होनी चाहिए। मैं सर्विस वाले बिजनेस में बैठा हूं, मुझे अपने कस्टमर को सर्विस देनी पड़ेगी। मुझे उसको उसको अगर उसको गुस्सा भी आया तो मुझे उसका गुस्सा सहन करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं डीपी ओनर के, अगर कंसल्टेंट गुस्से हो गया तो उसका झगड़ा कर देते हैं, और वो झगड़ा करने से प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो कंसल्टेंट बिजनेस छोड़ देता है। हो सकता है डीपी ओनर को कुछ ज्यादा नुकसान ना हो, बट जिस बंदे ने उसको रेडी किया था और वहां भेजा था उसको ज्यादा नुकसान होगा, राइट। तो बिजनेस मेंटालिटी और सर्विस ओरिएंटेड नेचर होना चाहिए एक डीपी ओनर का। फिर दूसरा है फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है फ्रेंड्स, तो ये प्रॉब्लम आएगा कि उसने 1,75,000 की प्रोडक्ट ले ली, उसने प्रोडक्ट लेकर रखी है उसने, अब हमारे पास 600 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। अब मैं बताऊं आपको फ्रेंड्स कि आप एक एक प्रोडक्ट लेंगे ना तो भी 1,75,000 की प्रोडक्ट हो जाएगी, राइट। अब आपके वहां कोई भी बंदा आता है और बोलता है कि मुझे 5 स्टडी क्लीन चाहिए। अब वो बंदा के बोलेगा अभी तो नहीं है, मैं बाद में मंगा के आपको दे दूंगा, तो बात खत्म हो गई फ्रेंड्स। अगर वो थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रांग है, इन द सेंस वो कुछ 2-3 लाख और एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है सेल्फ स्टॉक में। मैं बता रहा हूँ उसको सेल्फ स्टॉक में ही ऐड करना है, खुद के नाम पे बीवी पीवी लेके नहीं करना है, सेल्फ स्टॉक में ऐड करना है। जैसे कभी भी वो डीपी क्लोज करना चाहे तो कंपनी को वो जो सेल्फ स्टॉक का माल है वो रिटर्न कर सकता है। तो उसको सेल्फ स्टॉक में ही 2-3 लाख का एक्स्ट्रा माल उसने ले सके, वैसा कुछ करे कि जैसे वो वहां कोई भी कंसल्टेंट जाए वो रिटर्न ना जाए, राइट। और इसी से थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रांग हो तो ज्यादा अच्छा है। फिर टेक से भी होना चाहिए, वो उसको कंप्यूटर आना चाहिए, इंटरनेट आना चाहिए, उसके उसको पता होना चाहिए कि भाई ये सब टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी वो क्या है, उसको मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना आना चाहिए, उसको व्हाट्सएप ग्रुप आना चाहिए, ये सब सारी चीजें उसको आनी चाहिए।
मोस्टली ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि भाई कोई भी बंदे को खुला दो, कोई बात नहीं, चलो, और बाद में उसको पता चलता तो लैपटॉप नहीं आता, उसको मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है उसके पास इंटरनेट नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम जब क्रिएट होते हैं तो वो फिर डिपेंड हो जाता है उसकी अपलाइन पे, और जब अपलाइन पे वो डिपेंड हो जाता है तो प्रॉब्लम ये होता है कि अपलाइन अपना नेटवर्क बनाना छोड़ के वो डीपी ओनर को हैंडल करने बैठ जाता है, और वो अपना नेटवर्क भी खराब करता है। डीपी ओनर को भी बाद में गुस्सा आता है कि मुझे पहले बताना चाहिए था ना, कैसा ऐसा होता है, तो मैं नहीं करता ये, और फिर बाद में वो ना तो नेटवर्क बना पाता है ना वो आगे बढ़ पाता है। थर्ड पॉइंट है एजुकेटेड होना चाहिए। वो डीपी ओनर थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, जरूरी है, उसको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट के क्या यूजेस है, वो इंग्लिश थोड़ा पढ़ के देख सके, वैसा होना चाहिए। कई बार मैंने देखा हुआ है कि कई गांव में किसी ने डीपी ओपन करवा दिया, उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, और वो पहले तो ऐसा था कि मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसके ढक्कन कलरफुल ढक्कन आते थे, तो वहां पे वो डीपी ओनर समझता है ये भाई स्टेरी क्लीन मांगा तो ये रेड कलर का ढक्कन वाला प्रोडक्ट दे दो, तो वो रेड कलर का प्रोडक्ट दे देता लोगों को, ये ले जाओ, राइट। बट अभी वैसा नहीं है। अभी मोदी के ने अपने प्रोडक्ट्स के जो पैकिंग से वो चेंज कर दी है, बहुत ही फैंटास्टिक पैकिंग कर दी है। तो अभी वो माहौल नहीं रहा कि कोई भी बंदा उसके ढक्कन से समझ जाए कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, राइट। तो आपको एटलीस्ट ध्यान में रखना चाहिए कि वो थोड़ा इंग्लिश बोल ना सके तो कोई बात नहीं, बट वो पढ़ सके कि स्टेरी क्लीन लिखा हुआ है, ये सिल्वर डीप है, वो ध्यान सके, इतना जरूरी है, राइट। क्योंकि हमारे स्किन केयर की जो प्रोडक्ट है उसके सारे बॉक्स सेम आते हैं। अगर उसने नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वो दूसरा बॉक्स दे देगा, क्लाइंट घर पे जाएगा, कंसल्टेंट घर पे जाएगा, घर से वापस आएगा, बोले ये बॉक्स तो नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए थी, वापस चेंज करो। ये बहुत मगजमारी होती है, ऐसी मगजमारी ना हो तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदा, जरूरी है, राइट। अभी आपको सिलेक्शन किसको करेंगे, आप इसमें सिलेक्शन किसको करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटायर्ड पर्सन को सिलेक्शन करना चाहिए, मैं मानता हूँ। देखो ये आपकी चॉइस पे छोड़ता हूँ, किसको आपको डीपी ओपन करवाना नहीं करवाना वो आप पे छोड़ता हूँ, बट मैं मानता हूँ कि आपको रिटायर्ड पर्सन को पहले चॉइस करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास थोड़ा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम होता है, और उनके पास थोड़ा पैसा भी होता है, राइट। अगर रिटायरमेंट पर्सन को आप बिजनेस मेंटालिटी जनरेट करके उसको डीपी ओपन करवाएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा है एजुकेटेड हाउसवाइफ। बहुत सारी लेडीज बहुत पढ़ी लिखी होती है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बच्चों को संभालना, ये सारी कंडीशंस में वो रहती है। तो उस टाइम पे अगर आपने वो हाउसवाइफ को इसके लिए अप्रोच किया और उनको बोला कि भी आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप कहीं जॉब करेंगे 10-12 हजार रुपए सैलरी मिलेगी, तो आप इस बिजनेस से भी 10-12 हजार इजीली कमा सकते हैं, आपका नेटवर्क बिल्ड करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एजुकेटेड हाउसवाइफ को भी आप फोकस कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉय है, यंग जनरेशन है, जो कोई काम धंधा मिल नहीं रहा, या जैसा काम चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, या जो बिजनेस करना चाहता है, ऐसे लोगों को भी आप इसके लिए फोकस कर सकते हैं। दूसरा एक क्रॉस बिजनेस ओनर, ये पूरा नया पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बताऊं एक्चुअली, मैं बताऊं कि जितना भी अभी डीपी है वो दुकानों में या शॉप में ओपन होना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसा होता नहीं है। तो क्रॉस बिजनेस ओनर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं बताऊं आपको, क्रॉस बिजनेस ओनर मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, मैं जैसे बताऊं कि कोई लेडीज गारमेंट की शॉप है। अब लेडीज गारमेंट की शॉप है तो वो तो साबुन तेल नहीं बेचते, वो तो गारमेंट्स बेचते हैं। तो उनको आप फोकस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई आप ये बिजनेस कीजिए, अपने वहां पे शॉप खोलिए, मोदी केयर का डेपो ओपन कीजिए, जिससे आपको दो बेनिफिट होंगे। जो लोग मोदी केयर के प्रोडक्ट लेने आएंगे वो आपके भी प्रोडक्ट्स देखेंगे, और जो आपके प्रोडक्ट लेने आएंगे वो मोदी केयर की प्रोडक्ट देखेंगे। तो दोनों तरफ आपको बेनिफिट होगा और आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी इसके। तो ये क्रॉस बिजनेस ओनर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। फिर कई लोग इंटरेस्टेड इन बेसिक इनकम में इंटरेस्ट है, बोले मुझे 10-15 हजार रुपए मिल जाए तो बहुत है, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है। ऐसे लोगों को भी आपको फोकस करना चाहिए। और तीसरा है, लास्ट है, नेटवर्क बिल्डर मेंटालिटी। नेटवर्क बिल्डर मेंटालिटी मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेटवर्क बिल्डर मेंटालिटी मतलब कि मैं डीपी इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि मुझे अपने नेटवर्क को हेल्प करना है, राइट। मुझे अपने नेटवर्क को स्पीड में भगाना है, इसलिए मैं डीपी ओपन कर रहा हूँ, इसलिए मैं डीपी ओपन करवाना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों को आपको पहले डीपी ओपन करवाना चाहिए। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मेरा एक राउंड डायमंड डायरेक्टर है, जिसके जिसके हमने बात किया, जब वो स्टार्टिंग किया तो उसने यही कहा कि मुझे डीपी ओपन करना है। तो हमने बोला कि आप डीपी ओपन करके क्या करेंगे, बोले डीपी ओपन करूंगा तो मेरा नेटवर्क स्पीड में भागेगा। और फ्रेंड्स उसने डीपी ओपन किया और फिर उसने बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज अ नेटवर्कर, मैं बताऊं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपके लिए, बट अगर कोई बंदा कर सकता है तो उसको 110% नेटवर्क बिल्डर मेंटालिटी वाले बंदे को डीपी ओपन करवाना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। ओके, टीम बिल्डिंग थ्रू द डीपी। आप अपनी टीम कैसे बिल्ड करेंगे डीपी के थ्रू? फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इजी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगी, तो जो डीपी ओनर है
वो अपने टीम को एजुकेट कर पाएगा, उस टीम को समझा पाएगा, अपनी अपलाइन की हेल्प लेके समझा पाएगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो फटाफट से टीम को एजुकेट करेगा, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और इमीडिएटली प्रोडक्ट आप अपने कंसल्टेंट को दे पाएगा, राइट। डीपी ओनर जो होता है और अपलाइंस, वो डीपी पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं, वर्कशॉप भी कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करिए, वर्कशॉप कीजिए डीपी पे, जिससे क्या होगा कि जैसे मैं बताऊं आपको कि हमने एक रखा स्क्रीन का एक वर्कशॉप रखा, राइट। स्क्रीन का वर्कशॉप रखा हुआ है, अब लोग बैठे हैं, आपने सारी प्रोडक्ट्स बता दी उनको, फील एंड टच भी करवा दी, राइट, टच एंड फील भी करवा दी, उन्होंने देखा, बहुत बढ़िया लगा। अब क्या होगा, अगर सामने प्रोडक्ट सेल होती होगी तो वो इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, मैं बताऊं आपको। अगर बट आप ये बोलेंगे कि भाई आप बाद में डीपी पे जाके बाय कर लेना, तो बात खत्म, क्योंकि वो बाद में कभी डीपी पे जाएंगे नहीं और बाय करेंगे नहीं, राइट। तो ये है कि आपको ये करना है कि उसको प्रोडक्ट सामने रखी हुई है तो इमीडिएटली वो प्रोडक्ट बाय करे, राइट। और मैं ये भी बता देता हूं कि अगर कहीं पे आप ये वर्कशॉप रखते हैं तो आपको डीपी, जो भी नियरेस्ट डीपी ओनर है, उसको बुला लेना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट के साथ बुला लेना चाहिए, क्योंकि वहां से एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट होता है और लोग उस प्रोडक्ट को इमीडिएटली यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। लास्ट दूसरा है प्रोडक्ट्स मूवमेंट वेरी फास्ट। अगर आपका डीपी है, डीपी आपका खुद का है या आपकी टीम का है, तो प्रोडक्ट्स मूवमेंट वेरी फास्ट हो जाएगा वहां से, राइट। क्योंकि इसका रीजन है, बताऊं आपको मैं, कि लोग फटाफट से प्रोडक्ट बाय करेंगे और वो दूसरों को भी बताना स्टार्ट कर देंगे कि भाई यार ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, आप भी वहां जाके बाय कर लीजिए, नियरेस्ट में बहुत दूर नहीं है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्शन हुए हैं उनको भी उनका नेटवर्क बनाने में ये स्पीड अप करवाएगा। मैं बताऊंगी, हमने जब ये किया था तो ये हुआ था कि जितने हमने लेग बनाए, जो लेग हमारे काम कर रहे थे, उसके डाउन का जो हमारा नेटवर्क था, वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे हम डीपी ओपन करवाते गए वैसे वैसे फटाफट से लोग ज्वाइन होने लगे, फटाफट से लोग प्रोडक्ट यूज करने लगे। और दूसरा ये, जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली कि भाई प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। तो फटाफट 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 नेटवर्क हमारा बिल्ड स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये कि प्रोडक्ट की जितनी फास्ट मूवमेंट होगी उतना फटाफट नेटवर्क बिल्ड होगा, राइट। और ये दूसरा है कि अपलाइन और डीपी ओनर इनवाइट हिज और एक्टिव अपलाइंस एंड प्रमोट मोदी के मंथली ऑफर्स एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग डीपी लोकेशन। एक चीज ये भी करनी चाहिए, जो हमने अभी ये आइडियाज हमारे दिमाग में आया, हम लोग ये करने वाले हैं, नियरेस्ट टाइम में ही करने वाले हैं इस चीज को, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरा आइडियाज। उसमें ऐसा है कि जो डीपी ओनर है उसको उसकी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन को अपने डीपी पे बुलाना चाहिए, और बुला के उससे जो मंथली ऑफर होती है, जो भी कंपनी की मंथली ऑफर होती है, उसको प्रमोट करवाना चाहिए। और जो अपलाइंस होती है, एक्टिव अपलाइन होती है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता जाता हूँ कि वो जितनी भी डीपी उनके एरिया में, बाहर है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके एरिया में जो डीपी है, उनके नियरेस्ट लोकेशन पे जो डीपी है, वहां पे उनको जाके वहीं से प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए और उसके वीडियोस बना के ग्रुप में रखने चाहिए, राइट। तो वो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि हर एक डीपी को लोग जानेंगे, हर एक डीपी ओनर को ये लगेगा कि यार मेरी अपलाइन मेरे डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रही है, और उसको उसको लगेगा कि भाई ठीक है, जिस ग्रुप में मैं हूँ वो ग्रुप काफी एक्टिव है, वो लोग काफी एक्टिव है, तो वो भी बोले ना कि पॉजिटिवनेस से अपनी डीपी को रन करेगा, राइट। तो दूसरा ये कि जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है वो भी डीपी लोकेशन पे आपको करनी चाहिए। जितने भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो डीपी पे जाइए, थोड़ा हल्ला गुल्ला कीजिए, उसके वीडियोस बनाइए, ग्रुप में रखिए, तो जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेंबर है जो मोदी के नहीं कर रहे हैं, वो भी इसको देख के चमकेगा, यार ये नियरेस्ट स्टोर है, यहाँ बाजू में तो स्टोर है, चलो चलो चलते हैं, कुछ कुछ तो लेके आते हैं वहां से, राइट। मैंने कई बार देखा हुआ है कि बाजू में 2 लाइन छोड़ के, सोसाइटी की 2 लाइन छोड़ के स्टोर होता है ना, बट किसी को पता नहीं होता कि यहाँ पे स्टोर है और मोदी घर का, और वो जब किसी और के साथ कनेक्टेड होते हैं तो फिर बोलते हैं कि भाई स्टोर कहाँ है, बट उसको पता नहीं होता कि बाजू में 2 लाइन छोड़ के स्टोर है, क्योंकि उस स्टोर को प्रमोशन के लिए ना तो उसकी अपलाइन ने कुछ एक्टिविटीज की होती है, ना ही वो डीपी ओनर ने कुछ एक्टिविटी की होती है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, डीपी ओनर का भी एक प्रॉब्लम है, उसकी अपलाइन का भी प्रॉब्लम है। और मैंने देखा हुआ है कि हम लोग डीपी ओनर के प्रति इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते। मैं आपको बता दूं कि हमने जब ये स्टार्ट किया और डीपी बनाना स्टार्ट किया, तो हमने डीपी ओनर की ट्रेनिंग रखते हैं, हम लोग एक हॉल पूरा रखते हैं, हॉल के अंदर डीपी ओनर की ट्रेनिंग रखते हैं, और उनको समझाते हैं कैसे बिलिंग करना, आप कैसे कस्टमर को मैनेज करेंगे, वो सब कुछ हम सिखाते हैं। और प्लस उसमें से जो भी अच्छे डीपी होते हैं उनको अवार्ड भी देते हैं हम लोग, राइट, उनको अवार्ड्स भी हम लोग देते हैं। मेरा एक एक डीपी जब हम ओपन करवाते हैं तो एक एक डीपी को हम पहले ट्रेन करते हैं इसके लिए, और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। उनको बिलिंग हम सिखाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बिलिंग करना है, ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में नहीं रखना है, बहुत इस तरह आपको बिहेवियर करना है, सब कुछ हम लोग उनको सिखाते हैं। और मेरे कोई भी डीपी ओनर के पास आप चले जाइए, दे आर वेल बिहेवियर, एंड उनको सब पता है कि क्या करना है, किससे कांटेक्ट करना है, डीपी में कितना माल कहाँ रखना है, सब कुछ उनको पता है, राइट। तो इस तरह का पूरा एक सिस्टम हमने बिल्ड करके रखा हुआ है फ्रेंड्स।
ओके क्या नहीं करना चाहिए एज ए अपलाइन, आपको क्या नहीं करना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट तो ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। किसी को भी आप डीपी ओपन करते ओवर कमिटमेंट मत कीजिए। कई बार हम ये कमिटमेंट कर देते हैं किसी से कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, डोंट वरी, राइट, तेरे बिलिंग मैं ही कर दूंगा। प्लीज डोंट डू दिस, ऐसा मत कीजिए। आप समझिए कि आप उसके बिलिंग नहीं कर पाएंगे। जब आप उसके बिलिंग नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो बंदा नेगेटिव हो जाएगा, और वहां पे जो भी आपके कंसल्टेंट जाएंगे उसको भी वो नेगेटिव करता रहेगा, राइट। कई लोग ऐसा तो डीपी ओपन करवाने के बाद कभी मिलते भी नहीं है, ऐसे भी होता है, ऐसा भी होता है, डीपी ओपन करवाते फिर उसको मिलते भी नहीं है, वो भी बहुत गलत बात है। आप उसको एजुकेट कीजिए, उसको समझाइए कि कैसे डीपी चलाना है आपको, 1-2 दिन की ट्रेनिंग भी दे दीजिए उसको, जिससे वो आगे बढ़ पाए, राइट। बट ओवर कमिटमेंट कभी भी मत कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग करते हैं कि भाई आप डीपी ओपन कर दीजिए, आपको 50,000 की इनकम हो जाएगी। नहीं होती, इतना ज्यादा इनकम नहीं होती, उसके लिए बहुत सारा टर्नओवर चाहिए, इतना ज्यादा इनकम नहीं होती। तो प्लीज आप उनको बताइए कि भाई डीपी ओपन करने से आपको मिनिमम 10,000 से लेके 50,000, 60,000 या लाख रुपए भी आप कमा सकते हैं। मैंने सुना है कई डीपी ओनर 2-2 लाख रुपया भी कमाते हैं, आई नो दैट, बट मेरे एरिया में कोई नहीं है तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता। मैं उनको कमिटमेंट इतना ही करता हूँ कि आप ये चालू करते हैं तो 10 से 12,000 से लेके 50-60,000 आप कमा सकते हैं, इजीली कमा सकते हैं। बट डीपी ओपन इसलिए करनी है आपको, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए डीपी ओपन करनी है। अगर आप चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको अपना डीपी इसलिए ओपन करना है कि आप अपना नेटवर्क बना सकें, राइट। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कई बार आप ये नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। डीपी ओनर और अपलाइन के बीच में फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। कई बार अपलाइन ऐसा बोलती है कि भाई ठीक है तू चालू कर, 50,000 में दे दूंगा, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर देखेंगे आगे जाके क्या करते हैं। कई बार अपलाइन पैसा डालती है और कोई थर्ड पार्टी बंदा उसमें काम करता है। ये नहीं करना चाहिए। इसका रीजन, बहुत सारे रीजन है कि क्यों नहीं करना चाहिए, एक दो बता देता हूँ। इसमें रीजन ये होता है कि बाकी की जो प्रोडक्ट्स लानी है वो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से लानी पड़ती है। जो प्रोडक्ट का लॉस गया वो कौन उठाएगा, और उसके बाद में छोटे 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 इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स का कोई आंसर किसी के पास नहीं होता, और बाद में आपका पूरा नेटवर्क टूट जाता है। और मैं बताऊं, डीपी ओनर वो पहला डोर है जहां आपका कंसल्टेंट पहले जाता है। वो मंदिर है डीपी, मैं बताऊं डीपी एक मंदिर है जहां आपका कंसल्टेंट पहले जाता है मत्था टेकने के लिए। अगर वो देवता ही गुस्से में है, उसको पता नहीं है क्या बोलना है, क्या, अगर उसने कोई भी नेगेटिव बात कर ली, आप कितना भी समझा ले अपने कंसल्टेंट को कि ऐसा है, वो नहीं मानेगा। वो बोलेगा डीपी ओनर ने बोला है मुझे कि ऐसा है तो मैं मानता हूँ ऐसा ही, बात खत्म। और फिर आपका नेटवर्क टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज अपने डीपी ओनर से किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना करें। अगर आप पैसा अपलाइन आपने बिल भी बनाया है तो उसको इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर करें, उसको पैसा दे, और उसका हिसाब किताब बहुत क्लियर रखें। एज ए अपलाइन डोंट डू दिस में ऐसा है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैं बताऊं कि एज पर माय एक्सपीरियंस कई बार ऐसा भी होता है कि अपलाइन होती है, वो डीपी ओनर को बोलती है तुम मेरा इतना ये जो प्रोडक्ट है मुझे चेंज करके दे दो, मेरी जो गिफ्ट है वो चेंज करके दे दो मुझे, राइट। और फिर अब बेचारा डीपी ओनर ऐसा सोचता है कि यार ठीक है अपलाइन है, इसने मुझे डीपी ओपन करा दिलाओ, मैं प्रोडक्ट चेंज करके दे देता हूँ। बट इसकी हालत ये हो जाती है कि उसके बाद सारे लोगों को जब पता चलता है तो सारे लोग उससे यही बोलते हैं तुम मुझे प्रोडक्ट चेंज करके दे दो, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी मनपसंद वाली गिफ्ट दे दो। और बहुत सारे इश्यू भी क्रिएट हो जाता है। फिर डीपी ओनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो सोचता है यार क्या मगजमारी यार, कंपनी तो मुझे यही दे रही है, मैं यही दूंगा लोगों को, बट वो ना बोल रहे हैं। और कई बार अप्लायंस भी ऐसा होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई यार एक काम करो, अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं अपने कंसर्न तुम्हारे वहां नहीं भेजूंगा। ऐसी धमकियां भी डीपी ओनर को कई बार मिलती है। तो ये बहुत बुरी बात है। एज ए अपलाइन आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ एज ए अपलाइन जो भी कंपनी की प्रोडक्ट है वही आपको लेना चाहिए, और अपने डीपी ओनर को भी यही बोलना चाहिए कि भाई फ्रेंड्स तू जो भी कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है वही मुझे दे, मेरी प्रोडक्ट चेंज करके मत दे। जब आपने ये एटीट्यूड अपनाया तो हो सकता है आपका डीपी ओनर बहुत खुश होगा, और वो दूसरों को भी बोलेगा कि हमारी अपलाइन है वो हमसे प्रोडक्ट नहीं रिप्लेसमेंट नहीं मांगती, आप क्यों मांग रहे हैं। और इससे आपकी टीम एक अच्छी माहौल खड़ा होगा, और लोग भी ये समझ जाएंगे कि नहीं यार जो कंपनी देती है वही प्रोडक्ट हमें डीपी ओनर से लेनी चाहिए। क्योंकि कई डीपी ओनर को मैंने देखा हुआ है, बेचारे के पास इतना ज्यादा वो डेड स्टॉक हो जाता है, वो बोलता है यार ये कोई लेता नहीं है और मेरे पास पड़ा हुआ है, राइट। कुछ तो कैसे रिप्लेसमेंट करके दूं, मैं कहाँ जाऊं इसके लिए। और धीरे धीरे करके उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाता है, और फिर वो इस बिजनेस से थोड़ा दूर होना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स, राइट। और अभी हम बात करते हैं डीपी मैनेजमेंट की, कि डीपी मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसके लिए डॉक्टर चिराग सोलंकी जो मेरे साथ है क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स, वो आके आपको समझाएंगे फ्रेंड्स। चलिए वो उनको बुलाता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर चिराग सोलंकी है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर अहमदाबाद इंडिया से।
बेसिकली हमने जब नेटवर्क बिल्ड किया था उसके बाद हमने करीबन 6-8 महीने के बाद डीपी की शुरुआत की थी। जब हमने डीपी की शुरुआत की थी तब हम सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे थे। मोदी केयर का बिजनेस मेरी वाइफ के नाम से चल रहा है और आज अभी हम क्राउन डायमंड डायरेक्टर पे है। बेसिकली नेटवर्क डीपी की शुरुआत हमने की थी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए, और डीपी हमारे नजदीक के एरिया में नहीं था, हमें काफी दूर जाना पड़ता था। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वो प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी बंदा लेने ही नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि टीवी में जितनी भी एड आती है ना, अगर किराना स्टोर में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो सारी की सारी एड वेस्ट है। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही था। अगर हम नेटवर्क भी बिल्ड कर लेते, लेकिन अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमारा नेटवर्क आगे बिल्ड नहीं कर सकता है। तो हमने इस हिसाब से डीपी की शुरुआत की थी और आज हम क्राउन डायमंड डायरेक्टर पे है। अभी डीपी की शुरुआत कर ली, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि डीपी की शुरुआत करने के बाद सबसे पहला क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से अरेंज कर देना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट्स है आपकी सारी की सारी दिखनी शुरू हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि मॉल में क्या होता है कि प्रोडक्ट सब रख देते हैं। क्यों? क्योंकि एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जितना भी दिखेगा ना, कंसल्टेंट अगर 2000 का भी बिलिंग लेके आया होगा ना अपनी लिस्ट बना के, तो भी शायद 3 या 4000 का सामान लेके जाएगा, क्योंकि उसको उसने वो नहीं लिखा था जो लिस्ट में उसने दिखा है। उसने शायद कोई 2-3 नई प्रोडक्ट देख ली, क्योंकि उसने पैम्पलेट या ब्रोशर में देख के लिस्ट बनाया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखता है तो प्रोडक्ट सारी अवेलेबल है, तो जो नहीं चाहिए वो भी शायद वो लेके चला जाएगा। हम मॉल में भी वही करते हैं, तो यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट वही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। दूसरा कि जितनी भी प्रोडक्ट्स आप रखते हो उसकी एक्सपायरी श्योर देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं तो हम प्रोडक्ट्स हमने सेल्फ में रखते रहते हैं, और प्रोडक्ट सेल्फ में रखते हैं तो कभी कभी जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं वो पीछे चले जाते हैं और वो धीरे धीरे करके एक्सपायरी शॉर्ट हो जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि इसको कैसे निकाले। फिर इसको निकालने के लिए हम कोई भी कंसल्टेंट है उसको पकड़ाने शुरू कर देते हैं, और वो कंसल्टेंट उसकी एक्सपायरी चेक करता है कि तो शॉर्ट एक्सपायरी मुझे नहीं चाहिए, और वो अल्टीमेटली हमारा लॉस हो जाता है। और अगर सपोज की प्रोडक्ट की एक्सपायरी चेक करके हम उसको रोटेट करते रहे, रोटेट करने से क्या होगा कि जो भी नए वाले प्रोडक्ट्स है वो पीछे जाएंगे और जो पुराने वाले प्रोडक्ट्स है वो आगे आते जाएंगे। तो जो भी जब भी हम कोई भी कंसल्टेंट हमारे यहाँ से स्टॉक लेता है, तो आगे वाला जो प्रोडक्ट है जो एक्सपायरी लॉन्ग है लेकिन पुरानी है, नहीं है, शॉर्ट एक्सपायरी है, यानी जो भी नई प्रोडक्ट आती है वो हमारी पीछे जाएगी जिससे एक्सपायरी बहुत ज्यादा लंबी है, और जो शॉर्ट एक्सपायरी वाली है वो आगे आती जाएगी। तो उस हिसाब से शॉर्ट एक्सपायरी भी नहीं रहेगी और कंसल्टेंट को प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, और वो इजीली ले भी जाएगा। दूसरा कि सैंपल प्रोडक्ट्स, कभी कभी क्या होता है कि घर में लोग डीपी करते हैं ना, तो उनके पास उतनी जगह नहीं होती है। तो उसके लिए हम ऐसा रखते हैं कि आप ऐसा हो तो आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो सैंपल के हिसाब से रख दीजिए। सैंपल के हिसाब से रखने से क्या होगा कि आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट डिस्प्ले में है, यानी कंसल्टेंट को पता चलेगा कि आपके पास इतनी प्रोडक्ट एटलीस्ट अवेलेबल तो है। भले ही आपके पास सारी की सारी उसके कितने पीस पड़े हैं वो आप नहीं दिखा रहे, लेकिन एटलीस्ट आपके पास प्रोडक्ट तो अवेलेबल है। तो वो कंसल्टेंट वो प्रीफर करेगा कि आपके यहाँ से स्टॉक परचेज कर ले। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप एटलीस्ट अगर पूरी की पूरी आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल मींस के स्टॉक पे नहीं रख रहे, डिस्प्ले में नहीं रख सकते, तो एटलीस्ट सैंपल के हिसाब से सभी का एक एक पीस एटलीस्ट रखो, और जो ज्यादा रनिंग वाली प्रोडक्ट्स है उसको आप ज्यादा रखो, ताकि आपको बार बार वो स्टॉक निकालना जरूरत ना रहे। कंपनी की जो भी ऑफर्स है उसको डिस्प्ले में रखे, क्योंकि कंपनी की लाइव ऑफर्स जो है अगर आपने डिस्प्ले में नहीं रखा है तो हर बार आपको वो कंपनी के ऑफर्स में जाके देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऑफर्स आती है, क्या आता है क्या नहीं आता है। उससे अच्छा है कि आपने एक सॉफ्ट बोर्ड लगा दिया है अपने घर पे या तो फिर कहीं पे भी, तो डिस्प्ले में वो कोई भी कंसल्टेंट आता है वो बोलता है कि 1000 पे क्या ऑफर है, तो आप दिखा सकते हैं कि ये प्रिंट आउट है, उसमें कंपनी की 1000 की ऑफर दिखाई है। अगर अभी कंपनी की ये ऑफर चल रही है, कॉस्मेटिक की ऑफर है वो चल रही है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपने कोई भी गलत चीज किसी को कंसल्टेंट को नहीं दी है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी की ऑफर्स होती है, जैसे कॉस्मेटिक में कंपनी ने बीच में नेल पेंट की ऑफर निकाली थी। उसमें क्या था कि 3 नेल पेंट लेते हैं तो उनको 90 रुपीज में नेल पेंट पड़ती है। नया कंसल्टेंट होता है वो ऐसा सोचता है कि एक नेल पेंट 90 रुपीज में पड़ती है, लेकिन अगर कंपनी के ऑफर्स को आपने डिस्प्ले में रखा होगा तो आप बता सकते हैं कि 3 लेते हैं तो एक 90 रुपीज में पड़ती है। और अगर कोई नया बंदा होगा जिसने नया डीपी शुरुआत की है तो उसको ऐसा लगेगा कि 90 रुपीज में दे देनी है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि 3 लेने के बाद 90 रुपीज में पड़ती है, तो उसका लॉस हो सकता है। या तो फिर नए कंसल्टेंट्स को
मिसअंडरस्टैंडिंग से वो नेगेटिव हो जाता है। तो वो सब ना, उसके लिए भी कंपनी की ऑफर्स को ऑलवेज डिस्प्ले करो। दूसरा कि जो इतनी भी कंपनीज की ऑफर है उसके बारे में सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि कंपनी ने ये जो भी ऑफर रखा है वो किस हिसाब से रखा हुआ है, कौन से तरीके से रखा हुआ है, उसका मेन इंटेंशन क्या है। ठीक है, अगर वो सब आपने अंडरस्टैंड कर दिया तो सामने वाले बंदे को भी आप अच्छे से सिखा सकते हो। जैसे कंपनी कभी कभी वेयर हाउस में स्टॉक होता है नहीं होता है, इसलिए डबल डबल ऑफर निकालती है कि 1000 पे या तो फिर ये रहेगा या तो फिर ये रहेगा। ठीक है, तो कंसल्टेंट को समझाना जरूरी है कि कंपनी ऑफर्स में ये क्यों रखती है कि कई वेयर हाउस ऐसे होते हैं, जैसे सपोज कि हमारे वेस्ट साइड में वेयर हाउस में XYZ प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ साइड के वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी प्रोडक्ट कंपनी ने रखी हुई है वो अवेलेबल है। तो ऐसे कंपनी दो में से चूज करके नहीं देती है, दो में से कंपनी अपने आप ऑफर को सिलेक्ट करती है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। वो हमें चूज करने का ऑप्शन कंपनी ने नहीं दिया हुआ है। कंपनी ऑलवेज प्रीफर करती है जो महंगा प्रोडक्ट देना है वो पहले देती है। कंपनी की जो हमारी पॉलिसी है वो महंगा प्रोडक्ट देने की पॉलिसी है। अगर महंगा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो ही उसका जो चीपर ऑप्शन है वो कंपनी आपको देगी। तो कंपनी की ये पॉलिसी है, वो कंसल्टेंट को पता नहीं होती है, तो कंसल्टेंट हमें डिमांड करती है। तो इसके इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो भी डीपी ट्रेनिंग होती है उसमें आप एक बार अटेंड कर दीजिए, कंपनी के सेमिनार्स में अटेंड कर दीजिए, तो आपको जो भी ऑफर्स है उसका अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ऑलवेज अपने टाइमिंग को डिफाइन करिए, क्योंकि जब भी आप घर पे होते हैं या तो फिर कोई भी शॉप पे करते हो, ठीक है, तो डीपी में अगर टाइमिंग आपने डिफाइन किया है, तो आपने फिक्स टाइमिंग किया हुआ है, तो कंसल्टेंट आपको उसी टाइम पे आके मिलेगा। कंसल्टेंट अपनी जो बिलिंग है उसी टाइम पे करवाने के लिए आएगा। अगर आपने टाइमिंग को डिफाइन नहीं किया है तो कंसल्टेंट आपको कभी भी फोन करके पूछेगा कि मैं प्रोडक्ट लेने आ रहा हूँ। उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो लेडीज घर पे बैठ के ये डीपी चलाती है उनकी पर्सनल लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो कब जो ऑलवेज आप डीपी का ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम वगैरह सब डिफाइन करें। हो सके तो आपका व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट बना दीजिए कि जितने भी लोग आपके यहाँ पे आते हैं उनको व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में ऐड करते जाइए। आपका कोई भी मैसेज है, जो भी मैसेज है उसको पास ऑन करने के लिए आप उनको बताते रहिए कि आज डीपी हॉलीडे है, आज डीपी जल्दी से क्लोज हो जाएगा, आज डीपी का टाइमिंग ज्यादा है, वॉट जो भी आप मैसेज पास ऑन करेंगे सबको मिल जाएगा जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के लिए आते थे। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी पूरा दिन चला जाता है डीपी में। ठीक है, तो इसी की वजह से भी सब डीपी ओनर्स को थोड़ा सा नेगेटिविटी हो जाती है कि पूरा दिन क्या डीपी में ही लगे रहना, पर्सनल लाइफ जैसा कुछ है ही नहीं, कहीं पे बाहर जाना तो भी नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने टाइमिंग का अच्छे से डिफाइन कर दिया है तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कंपनी के ऑफर्स का आपने सॉफ्टवेयर पे लगा दिया है वैसे ही डीपी के टाइमिंग को भी आप सॉफ्टवेयर पे लगा दीजिए। और कंसल्टेंट को ये भी बोल दीजिए कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसको सेव कर दीजिए, मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है उसी के ऊपर पास आउट होती जाएगी। आपके यहाँ पे अगर कोई भी कंसल्टेंट आता है तो उसको कभी भी आप डेमो या प्लान दिखाने के लिए बैठे नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट आना शुरू हो जाए। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि चलो एक दो आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपकी पब्लिसिटी बढ़ती जाएगी, आपकी सर्विस अच्छी रहती है, लोग आपके यहाँ पे रिकमेंड करना शुरू कर देंगे और ऐसे ऐसे आपकी यहाँ पे लाइन लंबी बढ़ती जाएगी। और उस दौरान अगर आप हर एक कंसल्टेंट को प्लान या डेमोज दिखाने जाएंगे तो क्या करेंगे वो लोग, पीछे वाले लोग ऐसा बोलेंगे कि ये को पकड़ के बैठा है, मेरा बारी कब आएगी। दूसरा कि ऐसा हो सकता है कि उसके अपलाइन ने उसको डेमो या प्लान कुछ और तरीके से दिखाया हो, ठीक है, अपने तरीके से उसको दिमाग में बिठाया हो, और आप उसको कुछ और दिखाए तो ये बोलेगा कि मेरी अपलाइन तो ऐसा दिख रही है, आप ऐसा दिखा रहे हो। तो नेगेटिविटी की कभी कभी हो जाती है। दूसरा है कि कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपने अच्छा दिखाया, वो अपलाइन ने अच्छे से नहीं दिखाया, तो कंसल्टेंट ऐसा बोलता है कि मैं आपकी टीम में आना चाहता हूँ, और ये एथिक्स के अलावा अपोज में है। तो बेटर है कि आप कंसल्टेंट को डेमो प्लान वगैरह दिखाने के बारे में मत सोचिए। हाँ, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज अगर जरूरत है तो दे दीजिए। जैसे कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट है, वो बोलता है कि मुझे फेस वॉश चाहिए, तो आपको ऐसा बोल सकते हो कि आपको कौन किस हिसाब से स्किन है तो मैं आपको उस हिसाब से फेस वॉश सजेस्ट करूँ। वो आप कर सकते हैं, ताकि जो कंपनी की पॉलिसी है कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी वो उनको मिल जाए। क्योंकि अगर नेगेटिव प्रोडक्ट उसके पास आएगी तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो सेटिस्फेक्शन के लिए उसके पास, उसके हाथ में अच्छी प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट होना जरूरी है। तो उसके लिए आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, ना कि आप उसको डेमो प्लान दिखाए। उसके लिए आपको, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना जरूरी है, तो वो भी आप अपनी अपलाइन से ले सकते हैं। दूसरा, मोड ऑफ पेमेंट। आप पेमेंट कैसे लेंगे? तो कैश पेमेंट होता है, तो कैश पेमेंट करने के बाद आप उसको डिपॉजिट करने जाते हैं आईडीबीआई बैंक में, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पॉसिबल हो तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम से ही पेमेंट लीजिए। डिजिटल पेमेंट सिस्टम से क्या होगा
कि डायरेक्टली ऑन द स्पॉट बिलिंग आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि अगर कैश पेमेंट लेंगे तो आपको अपने अकाउंट से वो पैसे लेने पड़ेंगे, और अगर डिजिटल पेमेंट से हो जाएगा, वो सामने वाला बंदा अगर डिजिटली पेमेंट कर देता है तो डायरेक्टली आपका ऑन द स्पॉट बिलिंग भी हो जाएगा, और चेकआउट के दौरान उसी के ही डिजिटल पेमेंट सिस्टम से ही आप कर सकते हो। डिजिटल पेमेंट में कैसे हो सकता है, तो ये डेस्कटॉप, अगर किसी के पास कंप्यूटर है तो ये ऐसे चेकआउट के दौरान उस हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे है, फिर यूपीआई, कोई भी यूपीआई सिस्टम है, ये थोड़ा सा पुराना सिस्टम है। नए सिस्टम में कंपनी ने बहुत ही अच्छी लुक वगैरह सब दिया हुआ है, तो ये फोटो थोड़ा सा पुराना है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन करीबन इसी हिसाब से सारी की सारी पेमेंट मोड है। मोबाइल में अगर कोई बिल बनाता है तो मोबाइल में भी ऐसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह सब ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से चेकआउट कर देता है, उसका बिल ऑन द स्पॉट अपलोड भी हो जाता है, और उसके पॉइंट्स भी, अभी कंपनी ने जो नई सिस्टम अपडेट की है उसमें पॉइंट्स भी ऑन द स्पॉट शो होना शुरू हो जाते हैं। तो कंसल्टेंट के सामने ही वो बिल बन जाता है, तो क्या होता है कि कंसल्टेंट के सामने ही उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि चलो मेरा बिल अपलोड हो चुका है। अभी सपोज कि कंसल्टेंट आपको कैश पेमेंट देता है, तो कैश पेमेंट के आप एम वॉलेट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे आईडीबीआई में कंपनी वर्चुअल अकाउंट ओपन कर लेती है। अगर आपका डीपी कोड 5 अंकों का है तो आईडीबीआई के अंदर अकाउंट में मोदी कैड कर दीजिए, और अकाउंट नंबर में VMCL मोदी, फिर 30 3 टाइम 0, और फिर आपका 5 अंकों का जो डीपी कोड है वो आप उस हिसाब से करेंगे तो 1 या 2 घंटे के भीतर आपके एम वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आपका डीपी कोड पुराना है, 4 अंकों का है, तो उसके अंदर आपको VMCL मोदी, फिर 4 टाइम 0, और फिर आपका 4 अंकों का डीपी कोड, इस हिसाब से अगर डालते हैं तो आपके एम वॉलेट में आ जाएगा। या इस हिसाब से अगर आप पेमेंट करते हो, अगर कैश ट्रांजेक्शन ऐसे होगा तो आपका पर्सनल अकाउंट कंप्रोमाइज नहीं होगा, और आपकी जो भी पर्सनल और मोदी केयर के रिलेटेड जो डीपी रिलेटेड और पर्सनल दोनों अकाउंट अलग हो जाएंगे, तो आपका क्लब भी नहीं होगा, और आपको शायद इन फ्यूचर में ITR में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इनकम टैक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिजिकल बिल, अभी कंपनी फिजिकल बिल वैसे तो नहीं देती है, अगर आपने कोई भी बिल अपलोड किया है तो जो ऑर्डर डिटेल आती है वो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन कैश मेमो या जो भी हम हैंड रिटन रहते वो कंपनी अलाउ करती नहीं है, ये एथिक्स के अगेंस्ट में है। आप उनको कोई भी प्रोडक्ट बाकी है तो उनको प्रोडक्ट बाकी का रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन कैश मेमो आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश मेमो कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट में है, वो एथिक्स के अगेंस्ट में है, और वो पॉसिबल है तो आप अपनी लीडर्स, अपनी टीम में भी डीपी वालों को सिखा सकते हैं, और जितने भी डीपी यहाँ पे है वो प्लीज 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 इसको फॉलो करें कि कभी भी फिजिकल बिल यानी कैश मेमो कभी भी मत दो। जो साइट्रस डीपी है वो उनको ऑन द स्पॉट कैश दे दे बिल दे देते हैं, इनवॉइस जनरेट करके, टैक्स इनवॉइस, और जो वेब डीपी है उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो ऑर्डर प्लेस वाला प्रिंट आउट निकाल के देना है तो वो दे सकते हैं, क्योंकि इनवॉइस होता है वो थोड़ी देर के बाद जनरेट होता है, और इनवॉइस उनको प्रीवियस हिस्ट्री में भी दिख जाता है, यानी वो अपने घर पे भी टैक्स इनवॉइस प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू अपलोड बीपी इन प्रेजेंस ऑफ कंसल्टेंट, इससे क्या होगा कि आपका बिल जनरेट हो गया है, यानी अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आपके पास भी नहीं है, और उन्होंने कंसल्टेंट ने डिमांड रखी है, फिर अगर आपने पेंडिंग रखा है, पेंडिंग रख के फिर घर पे जाके शाम को बिल अपलोड करते तो क्या होता है, वो अपलोड नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, ना ही आपके पास है, ना ही वेयर हाउस में है। फिर आप कंसल्टेंट को फोन करते हैं, कंसल्टेंट बोलता है कि उसके ऑप्शन में आप कुछ अरेंज कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, या तो फिर अगर आपके पास कंसल्टेंट का फोन नंबर भी नहीं है तो आप वो ट्राई कैसे करेंगे, उनके पास कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर अगर लॉयल्टी चली जाती है तो आपको ही लॉस हो जाता है। बेटर है कि आप कंसल्टेंट की प्रेजेंट में ही बिल अपलोड कर दीजिए, और अगर पेंडिंग बिल रहेगा तो अल्टीमेटली स्टॉक आपके पास नहीं आएगा, स्टॉक आपके पास नहीं आएगा तो फिर इसी से क्या होगा कि आपके नए कंसल्टेंट आपसे जुड़ना बंद हो जाएंगे। अगर पॉसिबल है तो सेल्फ स्टॉक को इंक्रीज करिए 30 से 50,000 तक। ये एडवाइस मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि लॉयल्टी बिलिंग बताइए और फ्री ऑफर 1 से 15 के बीच में हो जाती है। अगर 1 से 15 के बीच में आपके पास स्टॉक ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए कि कंपनी 2 लाख का स्टॉक हमें बोलती है लेने के लिए, ठीक है, लेकिन 1 से 15 के बीच में हैवी रोटेशन होता है, वेयर हाउस में भी बहुत ज्यादा लोड होता है, तो डिलीवरी में भी डिले हो जाता है। तो बेटर है कि पिछले महीने की 25 तारीख से 1 तारीख के बीच में आपका अगले महीने का स्टॉक बढ़ा दीजिए, वो भी सेल्फ स्टॉक। सेल्फ स्टॉक बढ़ाने से क्या होगा कि आप वो बिल सेल्फ स्टॉक में से कर सकते हैं। अगर कंपनी के पास
कोई वेयरहाउस में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके सेल्फ स्टॉक में प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो बिल जेन्युइनली बीवी के साथ आप कंसल्टेंट को दे सकते हैं। इसलिए अगर पॉसिबल है तो 25 तारीख से 1 तारीख के बीच में सेल्फ स्टॉक को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सेल्फ स्टॉक को रोटेशन करने से आपका अपनी इन्वेंटरी को भी कम कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे विंटर आती है तो विंटर में स्किन केयर की प्रोडक्ट जैसे क्रीम वगैरह सब बढ़ जाती है, और जैसे ही समर आता है तो क्रीम वगैरह का जो कंजप्शन होता है वो कम हो जाता है, और डीओ, परफ्यूम, पाउडर वगैरह सब का कंजप्शन बढ़ जाता है। SPF 30, SPF 50 का कंजप्शन बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से प्लस माइनस सेल्फ स्टॉक करते रहिए। सेल्फ स्टॉक प्लस माइनस करने से क्या होगा कि विंटर में आपने क्रीम्स, जो स्किन केयर है, मॉइस्चराइजर है, उसको बढ़ा दिया, और डीओ वगैरह को सेल्फ स्टॉक में से कम कर दिए, यानी आपकी जो इन्वेंटरी वो भी कम हो जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट वो कम हो जाएगा। फिर जैसे जैसे वो समर आता है तो आप मॉइस्चराइजर वगैरह सब क्रीम को सेल्फ स्टॉक में कम कर दीजिए, और उसका पैसा है उसको सेल्फ स्टॉक में डीओ वगैरह को इंक्रीज कर दीजिए। उससे आपका रोटेशन भी स्मूथ रहेगा, कंसल्टेंट को सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट्स भी मिलती रहेगी, और आपके पास हैवी लोड भी नहीं रहेगा कि भाई मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैं बिल चढ़ा देता हूँ, आपको स्टॉक आएगा तब आपको बिल दूंगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप उस हिसाब से स्टॉक को अपने लोड के हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा कि लॉयल्टी बिलिंग को कैसे करना है। मैं यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉयल्टी बिलिंग को ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको टिप दे रहा हूँ कि फ्री लॉयल्टी का बिलिंग कैसे करना चाहिए। आप कंसल्टेंट को सजेस्ट कर सकते हो, आप कंसल्टेंट को ऐसे सजेस्ट कर सकते हो कि जो कम बिजनेस वॉल्यूम वाली चीजें हैं वो फ्री लॉयल्टी में ले लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अभी भी ऐसा बोलते हैं कि भाई मसाले मुझे महंगे पड़ रहे हैं, चॉकलेट्स मुझे महंगी पड़ रही है, लेकिन वही मसाले अगर वो फ्री लॉयल्टी में ले लेते हैं तो उनको फ्री में मिल जाते हैं, उनको महंगे नहीं पड़ेंगे। और इस हिसाब से वो कम से कम फ्री में आए हुए मसाले घर में इस्तेमाल तो करना शुरू कर देगा, और वही मसाले वो अगर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो उनको पसंद भी आएगी। तो कंपनी की सारी प्रोडक्ट उनको मिलना चाहे, इसलिए आप ऐसे रोटेशन के हिसाब से उनको फ्री लॉयल्टी में कम बिजनेस वाली चीजें लेने का सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको जो चाहिए वही देना है, तो वो हम उनको कर सकते हैं। दूसरा कि अभी डीपी करने के बाद बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि जो भी बिलिंग आता है, जो भी स्टॉक आता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो स्टॉक रिसीव करते हैं, आप जब भी स्टॉक रिसीव करते हैं तो आप क्या ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो आप जब साइन करते हो पीओडी में, तो उसमें आप डेट और टाइम मेंशन कर दीजिए, ठीक है। दूसरा कि आपने कितने बॉक्स रिसीव किए हैं वो मेंशन कर दीजिए। कितने बॉक्स रिसीव किए हैं वो मेंशन आप वर्ड में करेंगे। देखो सपोज कि मैंने 5 बॉक्स रिसीव किए तो मैं 5 ऐसा नहीं लिखूंगा, उसके बदले FIV5 ऐसा लिखूंगा, क्योंकि उसको कोई करेक्शन नहीं होगा। अगर मैं 5 लिखूंगा, ठीक है, तो आगे मैं अगर 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे 15 बॉक्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए आप 5 वर्ड में लिखे, या तो फिर 05 लिखे, ताकि आपके बॉक्स के नंबर इंक्रीज नहीं हो जाएंगे। दूसरा कि आप वही चीज आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी दिखा दीजिए, क्योंकि जो भी फैमिली मेंबर्स है आपकी एब्सेंट में, वो फैमिली मेंबर वो बॉक्स अगर रिसीव करता है तो उसको भी ये पता होना चाहिए कि किस हिसाब से डिलीवरी लेनी चाहिए। दूसरा कि बहुत सारे कंसल्टेंट डीपी ओनर्स को ऐसा भी होता है कि डिलीवरी डिले मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिलीवरी डिले क्यों मिलती है? क्योंकि बिल अपलोड करने में हम डिले कर देते हैं। दोपहर में अगर बिल चढ़ाते हैं तो उसका इनवॉइस 1 या 2 घंटे में जनरेट हो जाता है, और उसकी डिलीवरी आपको दूसरे दिन डिस्पैच हो जाती है, तो आपको तीसरे दिन वो डिलीवरी मिल जाएगी। अगर आपने रात को बिल अपलोड किया, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो रात को सब सारे बिल अपलोड कर देंगे। रात को अगर बिल अपलोड करते हैं तो उसका इनवॉइस दूसरे दिन जनरेट होता है, उसकी डिलीवरी आपको 2 दिन के बाद मिलती है, तो उस हिसाब से आपको एक दिन डिलीवरी हो जाती है। अगर आपने ऑन द स्पॉट दोपहर में कंसल्टेंट के सामने बिल अपलोड कर दिया है तो आपको तीसरे दिन डिलीवरी मिलने की शक्यताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कंसल्टेंट के सामने ही डिलीवरी बिल अपलोड करना शुरू कर दीजिए, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। डिलीवरी कैसे मिलते हैं? तो ये सिर्फ कंपनी के जो रूल्स है, कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट में भी आपको सिखाया गया है, कंपनी की डीपी की ट्रेनिंग में भी आपको दिखाया गया है कि आप कैसे बिल लेंगे, कैसे नहीं लेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया है जिस हिसाब से आप बॉक्स को रिसीव करेंगे। बॉक्स के अंदर डैमेज है कि नहीं है, शॉर्ट है नहीं है, इंटरनल डैमेज है नहीं है, इनवॉइस में सब मार्क करके आप आजादी कॉल सेंटर में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट रिटर्न की क्या होता है कि प्रोडक्ट रिटर्न में हमारी जो है प्रोडक्ट्स 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी वाली पॉलिसी है। 30 डेज के अंदर रिटर्न हो सकता है। उसके लिए क्या करना है, ऑर्डर की रिसीप्ट, रिटर्न फॉर्म और इनवॉइस वगैरह सब होना चाहिए। प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट या तो फिर
कोई और प्रोडक्ट या उसमें ही बिजनेस वॉल्यूम का कोई और प्रोडक्ट कंपनी दे देती है। दूसरा कि 25 तारीख के बाद ना ही कोई बिल कैंसिल होता है, ना ही कोई प्रोडक्ट रिप्लेस होता है। तो ऑर्डर कैंसिल भी नहीं होता है, ऑर्डर रिप्लेस भी नहीं होता है। 25 तारीख से पहले जितना भी हो वो सब होता है, क्योंकि 25 तारीख के बाद कंपनी सब नए बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से चलना शुरू कर देती है। अगर वेयर हाउस से प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया है तो भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। एमएससी में सबको, अगर आपने एमएससी में फोन किया है तो आपको वो बंदा प्रोडक्ट ऑर्डर कैंसिलेशन में हेल्प नहीं कर सकता है। आपको इसके लिए सब सपोर्ट में ही करना पड़ेगा, या तो फिर कंपनी ने बहुत ही अच्छा अभी तो किया है, जनरेट एसआर नंबर, वेबसाइट के थ्रू ही आप अपनी ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। फिर बाद में ऑर्डर कैंसिलेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको ड्यूली साइन करके फिल करके फोटो निकाल के आप वापिस ऐसा नंबर के साथ अटैच कर दीजिए, तो आपका ऑर्डर इजीली कैंसिल हो जाता है। 25 तारीख के बाद कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। शिपमेंट डिले होता है तो आप सपोर्ट को मेल कर सकते हो, अपनी अच्छे से कंप्लेन वगैरह सब डाल के आप बता सकते हो, ठीक है। आपका शिपमेंट रेगुलर बेसिस पे हो जाता है। डिले क्यों होता है वो सब कंपनी अपने आप सॉल्व कर देगी, उसका बारे में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डैमेज प्रोडक्ट के बारे में, आप डैमेज प्रोडक्ट, मिसिंग प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट कुछ भी हो, आप विद इन 24 आवर्स फोटो प्रूफ के साथ सपोर्ट पे नीचे दिए गए कॉल सेंटर या तो फिर सपोर्ट में दे दीजिए। अगर आप कंप्लेन कोई भी रिगार्डिंग स्टॉक, यहाँ पे ही आप कॉल करते रहिए। अगर आपको मेल भेजना है तो कैसे मेल भेजेंगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिप्स देना चाहता हूँ कि आप अगर डिस्क्रिप्शन के साथ देंगे, जो भी है फोटो भी दीजिए और साथ में आप उनको डिस्क्रिप्शन भी दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने वो प्रॉब्लम ठीक से मेंशन कर दिया तो आपका जो प्रॉब्लम है कंपनी इजीली शॉर्ट आउट कर पाएगी। तो बस यही है, उससे ज्यादा कोई टिप देने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट्स में आपको शायद बहुत सारे मोड ऑफ मिल जाएंगे। क्विक पे का भी कंपनी ने ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। और ये सब आपको जरूरत रहेगी तो अपनी अपलाइन से या तो फिर एयरसेस में या तो फिर जब भी कोई डीपी ट्रेनिंग होती है आप उसमें सीख सकते हैं। फिलहाल तो डीपी के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा। नीचे दिए गए नंबर को आप डेफिनेटली स्टोर करके रखिए, क्योंकि यही नंबर आपको ज्यादा सपोर्ट देंगे रादर देन आपकी अपलाइन। आपकी अपलाइन आपको सिर्फ यही बता सकती है कि आप ये करिए वो करिए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को सिर्फ सपोर्ट मेल सपोर्ट सेंटर वाले ही, आजादी सेंटर वाले ही कर सकते हैं हेल्प। तो वही करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। यस फ्रेंड्स, सो आपने ये देखा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जो जाननी जरूरी है आप लोगों को, और वो है डीपी ओनर को एजुकेट होना जरूरी है। मैं बताऊं कि डीपी ओनर को हमारे डायरेक्टर के बाद के जो भी डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एसईडी, प्रेसिडेंशियल, जो भी टाइटल्स है, उस टाइटल की क्वालिफिकेशन क्या क्या है उसको पता होनी चाहिए। एक डायरेक्टर को क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम कितने बीवी चाहिए, एक 7 से 16% वाले बंदे को कितने बीवी चाहिए, वो उसको पता होना बहुत जरूरी है। ये मस्ट रिक्वायरमेंट है। तो मैं जितने भी डीपी ओनर यहाँ बैठे मैं उनको बोलूंगा कि आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए और इस चीज को सीख लीजिए कि कैसे होता है, क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिल आने के बाद हो सकता है कि 595 का आपने अपलोड कर दिया, सॉरी आपने 650 बीवी का बिल अपलोड कर दिया है, और फिर आपको पता चलता है कि उसका क्वालिफिकेशन रह गया बिकॉज 50 बीवी जो थे वो हमने अपलोड नहीं किए थे। समहाउ ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई केसेस मेरे पास आते हैं कि जहां डीपी ओनर को पता नहीं होता कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो जब भी आप किसी को डीपी ओपन करवाते हैं तो प्लीज आप उसको बिजनेस प्लान पहले समझाइए कि ये बिजनेस प्लान है और आपको इन चीजों का ध्यान रखना है इसके अंदर, राइट। अगर आपने ये समझा दिया तो वो आपके नेटवर्क को ही बेनिफिट होगा। मेरे जितने भी डीपी ओनर्स है उन सबको ये अपना बिजनेस प्लान पूरा क्लियर है, और वो जब भी कोई भी बंदा आता है तो उसको टाइटल पूछते हैं कि आपका टाइटल क्या है। वो बंदा बोलता है मैं डायरेक्टर हूँ, तो वो बिल पे लिख देते हैं डायरेक्टर है। तो उसका जब बिल अपलोड करने जाते हैं जब भी, और उसको पता चलता है कि इसके 10-15 बीवी कम हो रहे हैं, तो उसको कॉल करके बोल देते हैं कि भाई आपके 10-15 बीवी कम हो रहे हैं क्योंकि आपको मिनिमम इतना बीवी करना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है चलो मेरा इतना बीवी कर दो और मेरा टाइटल को बचा लो। तो ऐसे बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो डीपी ओनर को ऑलवेज बिजनेस प्लान पहले समझना चाहिए। कई बार डीपी ओनर बोलते हैं हमें जरूरत नहीं, हम तो माल दे देंगे। नहीं, आपको पहले बिजनेस प्लान समझना है और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं अपना सेशन ये कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच जितेंद्र जी। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव। बहुत 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 आपने और चिराग जी ने मिलकर के अमेजिंग ट्रेनिंग कर दिया, बिल्कुल प्रिसाइज
डीपी के लिए माइंडसेट कर दिया हमारा। और डीपी के, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ एक व्यक्ति जिसने डीपी खोलना है उसकी पूरी की पूरी डीपी ट्रेनिंग आज हमने कर दी है, नहीं, पर हाँ किन किन चीजों का उसको ध्यान रखना है, किन किन चीजों की उसको ट्रेनिंग ले लेनी है, वो कम से कम आज बहुत क्लियर हो गई। और सारे के सारे पॉइंट्स आपने और चिराग जी ने मिलकर के बहुत ब्यूटीफुली, बड़े बहुत छोटे समय में बहुत सारा कुछ सिखा दिया। जितेंद्र जी, जोरदार तालियां हम आपके लिए और चिराग जी के Thank लिए you. बजाना चाहेंगे। मेरे को पता चला कि डेंटिस्ट है और साइड बाय साइड डीपी ओनर हैं और फिर क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं सोलंकी जी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत गर्व हुआ। एक तरफ उन पे बहुत गर्व हुआ तो दूसरी तरफ मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे बहुत गर्व हुआ कि हाँ एक डेंटिस्ट अगर इतना मान महसूस करते हैं मोदी के डीपी ओपन करने में और फिर इतने ब्यूटीफुली अगर मैनेज कर रहे हैं, इतनी एंटरप्रेन्योरशिप मेंटेलिटी के साथ मैनेज कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत गर्व का काम है, बहुत प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस वाला काम है। तो चिराग जी को मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद भी दीजिए, उनको शाबाशी भी दीजिए और बताइए कि उनका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ब्राइट है। एंड जितेंद्र जी, आप तो हमेशा से ही डीपी एक्सपर्ट है, आपने अपनी टीम में 45 डीपी, मैं सुन रही थी आपको कि 45 डीपी खोल करके आप इतने लाख के, कितना 7 लाख का चेक, Yes, ma'am. 6,47,000. 6,47,000 का चेक पे पहुंच गए 45 डीपी ओपन करके। तो सोचिए 100-200 डीपी जब तक खुलेंगे तब तक आपका चेक कितना हो जाएगा, Yes, तब ma'am. तक Yes. आप 30-40 लाख रुपीस क्रॉस कर जाएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डीपी ओपनिंग। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां मैं आप दोनों के इस विजडम के लिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इस डीपी विजडम के लिए बजाना चाहूंगी। Thank you. थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you. वाओ फ्रेंड्स, अमेजिंग। देखिए इस बात को समझिए, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं जितेंद्र जी और सोलंकी जी, उस बात को समझिए। हमारा बिजनेस सर्विस एंड एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है। दो ही चीजें हैं जो इस बिजनेस में काम आती हैं, एक सर्विस, दूसरा एजुकेशन। मैं आपको बिजनेस की गर्दन एक बार हाथ में पकड़ाने की कोशिश करती हूँ। सर्विस और एजुकेशन दो चीजें हमारे बिजनेस में काम आती है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने जब शुरू किया बिजनेस, मैंने बंबई में बिजनेस अपना करना शुरू किया, तो मैंने अपनी भाभी के घर पे एक डीपी खोला और लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। मैं महीने में एक बार जाती थी, अब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आप लोगों के लिए एजुकेशन बहुत इजी है। लोगों को बनाते जाइए, उनको डीपी का एड्रेस दे दीजिए, डीपी पे ढंग से प्रोडक्ट रखिए, ढंग की सर्विस दीजिए। जो भी डीपी ओपन करे वो उसका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। और जैसा कि सर ने बिल्कुल सही कहा कि एक डीपी ओनर ज्यादातर 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में कमाता है, ठीक है, बट वो जो नेटवर्क बना लेता है उससे वो, जैसे इनके क्राउन डायमंड डायरेक्टर 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और दिस इज जस्ट द बिगनिंग, वो कमाता है। तो डीपी का परसेंटेज अगर 4 है तो नेटवर्किंग का परसेंटेज 62% है। तो हमें डीपी हमेशा खोलना है नेटवर्क को सर्विस देने के लिए। अब ये बात अलग है, आप जब अपने नेटवर्क को सर्विस देने के लिए डीपी खोलोगे, कंपनी आपके डीपी का एड्रेस अपनी वेबसाइट पर भी डालेगी और दूसरे कंसल्टेंट आपके क्रॉस लाइन भी उस डीपी को प्रमोट करेंगे, वो भी वहां पे आएंगे और वॉक-इन्स भी होंगे। तो आप सर्विस सबको निश्चल भाव से, बिना किसी, कहते हैं ना 3-5 किए, बिना कोई भेदभाव किए कि ये मेरा डाउनलाइन है, ये किसी और का डाउनलाइन है, नहीं, बिना किसी क्रॉस लाइनिंग के, बिना किसी तुच्छ विचार के, अगर आप ढंग से सर्विस देने लगोगे, जैसा कि हमारे सोलंकी जी ने और जितेंद्र भैया ने सिखाया है, अगर आप अपने पूरे सारे कस्टमर्स को कस्टमर मान के, बड़ी प्यारी शुरू में इन्होंने बात बोली कि भैया आपको कस्टमर की तरह डील करना है, किसी पे नाराज नहीं हो जाना है, किसी के साथ नेगेटिव बात नहीं करनी है, सबसे एंथुजियास्टिकली बात करनी है। और अगर आप थोड़े बहुत, आपको प्लान की जानकारी है, आपको प्रोडक्ट की जानकारी है, वो सब आपकी सर्विस में, कहते हैं ना, वो तगमे लगाएंगे वो, और है ना उसमें चेरी ऑन द केक वाली बात कर देंगे, तो फिर बंदा आपका हो जाएगा। वो अगर आज आपका 2 किलोमीटर दूर है उसके घर से, तो भी वो आना पसंद करेगा कि नहीं, वहां मुझे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाते हैं, वहां मुझे सर्विस भी मिलती है और वहां मुझे सही सलाह भी मिलती है। तो आप जब डीपी खोलेंगे, मैंने क्या किया, देखिए ईमानदारी से बताती हूँ, जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो आउट स्टेशन कुरियर अगर कराना हो तो मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम डिलीवरी ऑर्डर, आप अपने शहर में भी अगर ऑर्डर करोगे तो मिनिमम ऑर्डर 10,000 रुपए का था। आप लोग अब हंसोगे, अब तो आपको एक प्रोडक्ट भी मोदी के डिलीवर कर देता है, पर हमारे यहाँ 10,000 रुपए का मिनिमम ऑर्डर था, उसमें 7.5% के कुरियर चार्ज थे और 3.5% की ऑक्ट्राय लगती थी, और तब मोदी केयर प्रोडक्ट डिलीवर करता था। तो बस हमने सोचा कि क्यों नहीं डीपी खुलवाया जाए। अच्छा, तब मोदी केयर की कोई डीपी फैसिलिटी भी नहीं थी, मैं आपको बता दूं, मोदी केयर का कोई ये 4% 3% कोई डीपी फैसिलिटी नहीं थी, बट ये विजन मेरे को जरूर क्लियर था कि ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, अगर किसी सिटी में हम सर्विस दे देंगे तो उस सिटी में बिजनेस हमारा हो जाएगा। दोस्तों, मैंने बंबई खोला, बैंगलोर खोला, चेन्नई खोला, वो
थोड़े थोड़े रुपए को सर्कुलेट किया, स्मार्टली उसको सर्कुलेट किया, तो देखिए आज इंडस्ट्री के टॉप अर्नर बन के बैठे हैं। और अब तो काम आसान हो गया है, अब सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। अब आपकी डीपी ट्रेनिंग होती है, आपको एक डीपी मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, आप कुछ भी दिक्कत हो उस डीपी मैनेजर को कॉल कर सकते हो, वो डीपी आपको डीपी पे ट्रेन किया जाता है। आपका एड्रेस जो है वो अब सब जगह वेबसाइट पर डल जाता है, तो वो भी इजी प्रमोशन हो जाता है। अब अगर आप डीपी खुलवाने लगेंगे, एक तरफ डीपी खुलवाते जाइए, दूसरी तरफ उधर जिस तरफ डीपी खुलवाएं उस जगह पे नेटवर्क बनाते जाइए। खाली डीपी खुलवाने की बजाय नेटवर्क बनाओ और डीपी खोलो, या डीपी खोलो और उसके चारों ओर नेटवर्क बनाओ। जब आप ये काम करते हो तो डेफिनेटली बहुत तेजी से ग्रो करते हो। और मोदी केयर का 90% टर्नओवर डीपीज के थ्रू आता है। तो अगर आप सोचिए आज आपके शहर में अगर मोदी केयर प्रोडक्ट बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन मंगाना पड़ता है, 10 दिन 11 दिन लगते हैं, और अगर वहां पे आप डीपी खोल लोगे तो वो पूरा का पूरा शहर आपका हो सकता है। तो इस मामले में ना देरी नहीं करनी है, सोचना नहीं है, लंबा लंबा दूर दूर टालना नहीं है। अच्छा कल खुलवाऊंगा, परसों खुलवाऊंगा, तरसों किसी से बात करूंगा। जो करना है वो आज करना है। मैंने स्पीड दिखाई थी, दिल्ली से उठ के बंबई गई थी, दिल्ली से उठ के चेन्नई गई थी, दिल्ली से उठ के बैंगलोर गई थी, और तीनों जगह डीपी खोल दिए थे। तो क्या हुआ, आज जहां बैठी हूँ आपको पता है ना। तो आप भी जिस एरिया में सर्विस दे दोगे डीपी के थ्रू, प्रोडक्ट अवेलेबल करा दोगे, और उस एरिया में अगर एजुकेशन दे दोगे, और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ये काम आसान हो गया है, दे दोगे, वो शहर आपका हो जाएगा। उस शहर में और भी जितने 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 डीपी खुलेंगे वो आपके नीचे खुलेंगे। तो कहते हैं ना सक्सेस मल्टीप्लाई होगी। तो डीपी विस्तार में हमारा विस्तार है, तो डीपी का विस्तार कीजिए। इस मामले में अपने माइंड को ओपन रखिए, थोड़ी नजर तीखी रखिए, देखिए कौन कौन डीपी खोलने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, किसको ये बात समझ में आती है। जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि यहाँ थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना चाहिए, थोड़ा विजनरी होना चाहिए, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप उसमें होनी चाहिए, और नो डाउट 2 लाख का, मिनिमम 2 लाख का। बिल्कुल सर ने सही कहा कि अगर एक एक प्रोडक्ट भी ऑर्डर करो तो 1,75,000 रुपए का ऑर्डर हो जाता है, फिर क्या सर्विस दोगे। तो अगर आप डीपी 3 लाख 4 लाख से खोल सकते हो, खुलवा सकते हो, तो इससे अच्छी कोई बात होगी नहीं। तो बस मोदी केयर के डीपी विस्तार में अपना हाथ बढ़ाइए, उस शहर को, उस एरिया पे पूरा पूरा अपना कब्जा करिए, और ज्यादा से ज्यादा उस एरिया में नेटवर्क अपने बनाइए, थोड़ा स्पीड दिखाइए, क्योंकि मोदी केयर की एक क्राइटेरिया है, एक जगह कोई और डीपी खोल लेता है, फिर उस जगह पर आपको डीपी खोलने का मौका नहीं मिलता है। तो ये काम ना डिले करने वाला काम नहीं है, ये काल करे सो आज कर, आज करे सो अब करने वाला काम है। और जो जितनी जल्दी जाग जाएगा, और जैसा कि सर ने ठीक कहा, 13% की मिनिमम जरूरत होती है, पर 13% चाहे आप नेटवर्क बना के बनाइए, या चाहे आप जैसे अभी चल रहा है डबल पीवी चल रहा है न्यू ज्वाइनिंग पे, आज आप किसी की ज्वाइनिंग लगाएंगे, कल उनके नीचे 2-4 ज्वाइनिंग कराएंगे, और कल अगर एक्स्ट्रा पीवी 100% एक्स्ट्रा पीवी के साथ 13% पे जाना हो तो 30,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी किया जा सकता है। तो आप बिजनेसमैन हो, आपको बहुत सारी चीजों की छूट है, पर दूरदृष्टि रखते हुए छोटे छोटे एक्शन लगातार लीजिए, यही हम आज आपसे कहना चाहते हैं। और एक बार फिर से जोरदार तालियां जितेंद्र जी के लिए और चिराग जी के लिए बजाते हुए हम अपने आज का सेशन का एंड करना चाहेंगे। पर फिर जैसे कि कल फिर आपके सामने खड़ा है, कल फिर हमारी 2 इवेंट्स है। पहली इवेंट हम कर रहे हैं सुबह कमांडो ट्रेनिंग 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, और कल हम आपको एक मिरेकल दिखाने वाले हैं। कल बहुत कुछ है जो दिखाएंगे, मैं बहुत सारी बातें अभी नहीं बता रही आपको, पर कल एक मिरेकल तो हम डेफिनेटली आपको दिखाने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि अच्छा ये बिजनेस क्या इतना आसान हो सकता है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन तो कल सुबह की ट्रेनिंग में हम करने वाले हैं, और कल शाम को 6:30 बजे गेस्ट मीटिंग है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है। निशांत भार्गवा अपने 10-12 अच्छे सक्सेस स्टोरीज के साथ आपके सामने मोदी केयर बिजनेस प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो कल 6:30 बजे के लिए आप अपने गेस्ट इनवाइट कीजिए, और कल सुबह के लिए अपनी पूरी टीम को लेकर के हाजिर हो जाइए। तो एक बार फिर से दोनों हमारे जितेंद्र जी और सोलंकी जी के लिए ताली बजाते हुए मैं आज के सेशन का एंड करना चाहती हूँ। Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you. वेलकम It's my सर, pleasure. Yeah. ऑल द वेरी बेस्ट सर। Thank you.